पूजा भगत। केवीएस के इंटरव्यू आने वाले हैं और ऐसे में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर टीजीटी पीजीटी हिंदी के, तो जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आती है वो ये है कि हम क्या पढ़ें, क्या पूछा जाएगा हमसे, इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस हिस्से से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल है कि हम क्या ना पढ़ें ये बताना, लेकिन हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या पढ़कर जाएं या कौन सा हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है जो ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स से मैंने बात की थी, क्योंकि मैं जब भोपाल में इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जो लखनऊ में भी जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, यानी जिनका टीजीटी भी क्लियर था, जिनका पीजीटी भी क्लियर था। तो ऐसे में हम बैठ के बहुत देर तक हम बातचीत करते रहे कि किससे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत देर तक हमें वेट करना पड़ा था, तो हम यही बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न निकल कर आए कि अच्छा इस हिस्से से ज़्यादा पूछा जा रहा है या ये चीज़ ज़्यादा पूछा जा रहा है। मेरे खुद के भी 3 अनुभव रहे हैं, तो इन अनुभव के आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो मुझे लगता है कि इन हिस्से को हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो मुझे सबसे ज़रूरी लगता है, अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, या किसी के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, मान लीजिए अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 6 to 10 का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी की जो कितनी किताबें हैं, उससे जितने सारे जो भी राइटर्स हैं, जो भी पार्ट हैं, उसके एक बार उससे आप गो थ्रू होकर जाइए बिल्कुल। और आप अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो पीजीटी की जो किताबें हैं उस स्तर की, उसको आप बिल्कुल देख कर जाएँ। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि बिल्कुल होना ही चाहिए। हालांकि केवीएस ने तो रिटन परीक्षा भी जो ली है उसमें भी उसने सिलेबस को डाल रखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इनके केवीएस के इस एनसीईआरटी के थ्रू तो हम जाएं ही जाएं। इसमें भी जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें जो रचनाकार हैं, जितने सारे रचनाकार अगर आते हैं तो उन रचनाकारों के एक परिचय आप अच्छा सा देख कर जाएं, बहुत ज़रूरी से। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि उनकी सामान्य रचनाओं के अलावा कुछ और रचनाओं के नाम याद कर लीजिए जो एनसीईआरटी में है, उनके अलावा भी कुछ रचनाएं याद कर लीजिए आप। और कोई रचनाकार जो विशेष किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, जैसे मान लीजिए आपने हरिशंकर प्रसाद जी को पढ़ा, उनकी रचना जो है प्रेमचंद के फटे जूते एनसीईआरटी में दी गई है, तो मान लीजिए आप हरिशंकर प्रसाद जी को पढ़ रहे हैं तो वो क्यों प्रसिद्ध हैं ये भी आप जान लीजिए। उनकी कुछ अन्य रचनाएं, 1-2 कहानियाँ आप पढ़ के जाइए, ये एक सामान्य सी बात है जो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फणीश्वरनाथ रेणु का कहीं जिक्र आया एनसीईआरटी में, वो भी हैं, तो वो क्यों प्रसिद्ध हैं, उनसे जुड़ा आंचलिक उपन्यास से वो जुड़े हैं, तो उनके कोई प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, तो उसके बारे में पढ़ के जाइए। अगर मोहन राकेश का जिक्र आता है तो मोहन राकेश का जिक्र नाटकों के साथ है, तो उनके एक प्रसिद्ध नाटक आप देख कर जाइए। तो इस तरीके से आप एक रचनाकार जिसको पढ़ें उसके बारे में अगर कुछ विशेष है तो उसको आप जान कर जाइए, ये बहुत ज़रूरी है, खास करके एनसीईआरटी से जुड़े रचनाकारों का तो बिल्कुल ही। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि आप जिस प्रदेश से हैं, आप जिस प्रदेश से हैं, संबंध रखते हैं, या आप जहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह इंटरव्यू देने, तो आप जिस राज्य से संबंध रखते हैं उस राज्य के बारे में एक अच्छी सी जानकारी आप तैयार कर लें। इसके अलावा वहाँ से जुड़े हुए जितने साहित्यकार होते हैं उनके बारे में एक अच्छी सी जानकारी रख लीजिए। कोई अगर महिला रचनाकार हैं तो उनके बारे में जानकारी रख लीजिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है अपने राज्य के बारे में जानना। वो उम्मीद करते हैं, अगर कोई सांस्कृतिक रूप से अगर आपका राज्य समृद्ध है, कुछ अलग सा है, तो उसको तो ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आप अपने राज्य के बारे में एक अच्छी जानकारी रखते होंगे, साहित्य से जुड़ी हुई भी और सामान्य जानकारी भी। दूसरा, इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो ये है कि आप जिस राज्य में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे ज़्यादातर इंटरव्यू जो होते हैं वो दूसरे राज्य में ही, अपने राज्य में तो होते नहीं ज़्यादातर इंटरव्यू दूसरे, किसी ये संजोग की बात है कि किसी का वो अपने राज्य में भी हो, तो जिस राज्य में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस राज्य के बारे में एक अच्छी सी जानकारी तैयार कर लें, वहाँ के रचनाकारों के बारे में तैयार कर लें। जो चीज़ आप अपने राज्य के बारे में तैयार करेंगे आप सेम चीज़ उस राज्य के संदर्भ में भी तैयार कर लेंगे। जैसे अगर मुझे मध्य प्रदेश जाना था तो मैं मध्य प्रदेश के जुड़े हुए जो प्रसिद्ध रचनाकार थे उनके बारे में मैंने एक अच्छी जानकारी तैयार कर ली थी, और उस शहर के बारे में भी आप एक जानकारी रख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका कि हम अगर साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आप क्या पढ़ कर जाएं, क्योंकि वो एक समुद्र है, वो अथाह समुद्र है। आप नहीं कह सकते कि आप कहाँ डूबे और कहाँ निकले, आप बहुत मुश्किल है इस चीज़ को। तो वहाँ हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देकर जाएं। वैसे तो आपसे वो उम्मीद करते हैं कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आपको हिंदी साहित्य की एक
थॉरली एक अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कब काल विभाजन क्या है, कितने काल हैं, किसने क्या माना है। ये तो हम खुद भी जब रिटर्न देते हैं या जब भी साहित्य पढ़े, हम फर्स्ट ईयर से यही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो इस बारे में उम्मीद करते हैं कि भाई ये सामान्य जानकारी है, और सभी उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थी, साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि आदिकाल से आप किन रचनाकारों को पढ़ के जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी होती है कि इतने रचनाकार हैं, इतने लेखक हैं, इतने कवि हैं कि इसमें अब चुनना बहुत मुश्किल होता है कि किनको पढ़ें। तो यहाँ पे हम मैं आपको एक सामान्य सी बात है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, वो ये है कि किन किन काल से हम किस किस प्रसिद्ध कवि को पढ़कर जा सकते हैं जिन पे वो ज़्यादा जोर देते हैं। तो अगर मैं आदिकाल की बात करूं तो आदिकाल में आप विद्यापति और अमीर खुसरो को देख सकते हैं। अमीर खुसरो से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार अमीर खुसरो को अच्छे से देख लीजिएगा, और विद्यापति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यापति और अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो के तो कुछ पंक्तियां आप बिल्कुल देख ही लीजिएगा, पूछे ही जाते हैं आपसे। पहेलियां जो पहेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उनसे पहेलियां पूछी जाती हैं, मुकरियां हैं उनकी पूछी जाती है, और बहुत प्रासंगिक हैं। आज भी उनके गीत जो हैं वो बॉलीवुड इस्तेमाल करता रहता है समय समय पर, तो वो प्रासंगिक है, उनसे पूछा जाता है। आगे जो है वो अगर आप भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल में तो भाई हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से ज़्यादा कवि उठाए जाते हैं, और हैं भी आज भी प्रासंगिक है सारे कवि। अब कबीर की बात कर लीजिए, तुलसी की बात कर लीजिए, सूरदास, मीराबाई, रसखान, जायसी, तो ये सारे रचनाकारों के बारे में पढ़ गए, रहीम वगैरह पे बिल्कुल पढ़ के जाइए अच्छे से, क्योंकि इनसे तो पूछे ही पूछे जाएंगे। खास करके आप तुलसी और कबीर को नहीं छोड़ सकते हैं, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, किसी से भी प्रश्न इनसे पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि तुलसी बहुत ज़्यादा पूछे हैं, तुलसी कबीर ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप राजस्थान से हैं तो आपसे मीराबाई के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, या कहीं से कुछ पूछा जा सकता है। आप मध्यकाल को तो बिल्कुल इन सारे कवियों को अच्छे से, क्योंकि आज भी प्रासंगिक है, इनके गीत आज भी गाए जाते हैं, तो आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसके बाद रीतिकाल की अगर बात करते हैं तो रीतिकाल में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनको भी होता है, या बहुत ज़्यादा लोगों से सब पूछे जाते हैं। लेकिन वहाँ भी आप फिर भी बिहारी को देख लीजिएगा, बिहारी की रचनाएं जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, तो उनको एक बार देख लीजिए, और घरानंद को आप देख कर जाइएगा। इन दोनों पे एक नज़र दौड़ा दीजिएगा। जो सबसे विस्तृत हिस्सा आता है वो आपका आधुनिक काल का होता है, जहाँ पे और ज़्यादा बड़ी समस्याएं आती हैं कि यहाँ क्या देख कर जाएँ और क्या ना देख कर जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ तो पहले बात आपको काल के बारे में पता होनी चाहिए कि युग जो वहाँ पे दिए गए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन सारे युग और वाद के बारे में एक अच्छी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग में भारतेंदु ही प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर उस काल से या उस युग से पूछे जाते हैं तो बाकी दूसरे रचनाकारों पर वो ध्यान कम देते हैं। उसके बाद अगर द्विवेदी युग की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का योगदान काफ़ी है, और द्विवेदी जी खुद भी प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और उससे उस काल से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, आपके माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, इन सब के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी रखनी चाहिए, और इनसे बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनकी रचनाओं या इनकी कविताएं जो हैं वो सामान्यतः हम जानते हैं, और उनके बारे में पूछे जाते हैं। छायावाद की बात करें तो छायावाद में आप इनके चारों स्तंभों में से आप किसी को नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है छायावाद। चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे वो निराला हो, पंत हो, महादेवी वर्मा हो, ये चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको चारों में से किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। फिर आप अगर प्रेमचंद की बात करते हैं तो प्रेमचंद भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप पढ़ के जाइए प्रेमचंद को। प्रेमचंद के अलावा आप आगे बढ़ते हैं तो आप जैसे नागार्जुन को देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती है कि वो चल के आपसे पूछते हैं कि आप अपना एक कई बार वो आसानी से पूछ देते हैं कि अच्छा आप अपने पसंदीदा एक कवि बता दीजिए, या फिर एक पसंदीदा साहित्यकार बता दीजिए। तो याद रखिए, आप अपने हिसाब से भी एक ऐसा तैयार कर लीजिए कि आपके पसंदीदा कवि कौन है या पसंदीदा साहित्यकार कौन है। ये दोनों के लिए सहूलियत होती है कि आप भी अच्छे से बता पाते हैं, और लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट भी ये होता है कि आप अगर आपने किसी को पसंदीदा बता दिया तो आपको उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ ना की गुंजाइश नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा कविताएं उनका पढ़ सकते हैं, आप ऐसा पढ़ के जाइएगा। तो एक साहित्यकार या एक कवि आप इस तरीके से स्पेसिफिकली तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आगे के वाद हैं, जैसे अगर प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, इन सबको बिल्कुल सारे वादों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और एक दो कवि इसके
आपको पता होना चाहिए। बाद में आप नई कहानी है, नई कविता है, साठोत्तरी है, इन सब के बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। नकेनवाद है, कहानी है, ये सारी चीजें क्या हैं, एक हल्का हल्का सा बस आपसे पूछा कि अच्छा ये क्या है, तो आप बता पाए, उसके एक दो रचनाकार को आप बता पाए, बस इतनी सी जानकारी वो आपसे मांगेंगे। इससे ज़्यादा बहुत ऐसा इसकी पूरी डीप जाके बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपको हर बात के बारे में पता होना चाहिए। समकालीन कविता या समकालीन जो साहित्य है वहाँ तक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समकालीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आपको जो नए रचनाकार हैं, नई चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, ऐसा वो उम्मीद रखते हैं। जैसे एक चीज़ अगर आपसे कहूँ कि आजकल बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं, उन विमर्शों के बारे में वो उम्मीद करते हैं कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि स्त्री विमर्श, अगर आप महिला हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, और अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप याद रखिए कि स्त्री विमर्श आपके लिए एक हॉट टॉपिक हो सकता है उनके लिए, क्योंकि वो कोशिश करते हैं। ऐसे भी स्त्री विमर्श भी बहुत चर्चा में रहने वाला विषय भी है, और अगर आप स्त्री हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप तैयार करके रखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है आपका दलित विमर्श। दलित विमर्श भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप बिल्कुल देख कर जाएं। उनके कुछ रचनाकारों के बारे में जान लीजिए, रचनाकार, उनके कुछ कुछ रचनाएं, दलितों की समस्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक बार जान कर जाएं। इसके बाद एक जो और विमर्श है जो कि अभी चर्चा में है वो है आदिवासी विमर्श। चूँकि आदिवासी विमर्श इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में भी निर्मला पुतुल की जो एक रचना पढ़ाई जाती है, तो निर्मला पुतुल को शामिल किया गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ तक बात पहुँची तो फिर आपको आदिवासी विमर्श पर वो ले जा सकते हैं। तो ऐसे में आप आदिवासी विमर्श भी ज़्यादा नहीं, 2-4 रचनाएं और उसके कुछ रचनाकार हैं, उनके बारे में आप जानकर रखिए। इसके बाद जो एक नया विमर्श जो चल के आ रहा है या बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है किन्नर विमर्श, जो कि ताज़ा तरीन विमर्श है। किन्नरों पे वैसे भी हमारे साहित्य में बहुत कम लिखा गया है, और अगर कोई नया जानकार अगर आपको मिल गया, इंटरव्यूअर अगर आपसे मिल गया पूछने के लिए, तो वो आपसे किन्नर विमर्श के बारे में पूछ सकता है। जैसे तीसरी ताली और कई सारी रचनाएं जो है वो प्रसिद्ध हैं, तो आप उसको देख लीजिए कि वर्तमान में या कुछ जो रचनाकार, हालांकि विमर्श ही वर्तमान का में ही आसपास में ही शुरू हुआ है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कुछ रचनाओं को लेकर। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो आपका ये है कि वो उम्मीद करते हैं कि आप तत्कालिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कितने अवेयर हैं, आप कितने अलर्ट हैं, कितने अपडेटेड हैं हिंदी साहित्य को लेकर। तो वो उम्मीद करते हैं कि आपको नए नए साहित्यकार के बारे में, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि पिछले 10-15 सालों में जो कुछ रचनाकार हुए हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उसको एक बार देख लीजिए, और थोड़ी बहुत उसके कथानक वगैरह के बारे में आपको जानकारी हो जाए तो आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पूछे तो आप कुछ बता पाए। ऐसा अगर नहीं बताएं तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, आप नाम और रचनाकार भी बता देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप कुछ बता दें, अगर कुछ अलग से, तो आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा। तो इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि वर्तमान में जो एक और हिस्सा होता है पत्र पत्रिका, जो हिंदी साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो पत्र पत्रिका, क्योंकि अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो भी आप उम्मीद करिए कि उसको देख कर जाएं, क्योंकि पीजीटी में इसलिए जरूरी है क्योंकि एक पेपर भी है वहाँ। इस अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है उसमें पत्र पत्रिकाओं को लेकर बात की गई है, तो ऐसे में वहाँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो शुरुआत में भी पत्र पत्रिकाओं का जो इतिहास है उसके बारे में भी आप जानकारी रखिए, और उसके बाद वर्तमान समय में जो कुछ पत्र और पत्रिकाएं निकलती हैं महत्वपूर्ण, कहाँ से निकलती हैं, किस साहित्यकार ने कौन सी पत्रिका, अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ रहा है तो उसको जरूर देख कर जाएं। वर्तमान की चीज़ें खास करके पिछले कुछ सालों की वो जरूर देख कर जाएं। आपको पता होना चाहिए कि आज भी पूछ दें कि अभी के समय में कौन सी कुछ पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, तो उम्मीद करिए कि आप 3-4 पत्र पत्रिकाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, खास करके साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं। तो उसके बाद आपका आता है कि पुरस्कार वगैरह देख लीजिए एक बार। खास करके पुरस्कारों के क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण जो ज्ञानपीठ वगैरह है वो तो आप ऐसे उम्मीद की जाती है कि आप विद्यार्थी के तौर पे भी आप को जानना ही चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो कुछ 4-5 सालों में जो कुछ पुरस्कार वगैरह मिले हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद नई शिक्षा नीति से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके बारे में आप एक बार उसे देख लें। इसके अलावा जो शिक्षा नीतियाँ जो समय समय पर बदलती रही हैं, जो एनसीएफ वगैरह आता रहा है,
तो उसके बारे में भी एक जानकारी लेके रखें। हालांकि सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, उससे काफ़ी सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप उसको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाइएगा। तो फिलहाल मेरी दृष्टि में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आप कम से कम छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे से देख कर जाएँ, और इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें हम इसके अलावा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए जो हम पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस जानकारी से कुछ फ़ायदा मिले, और बाकी इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करिए। शुक्रिया।